Hello class, today we will do chapter 3 fiber to fabric. In this chapter we are going to learn the meaning of fabric. हम fabric के बारे में जानेंगे. हम natural और synthetic fiber को अलग अलग करेंगे. Describe the production of plant fibers यानी कि plant fibers किस तरीके से produce होते हैं वो हम देखेंगे. And we will also talk about the techniques of weaving and knitting. So let's start with the story of clothing material. तो ज़रा इस पिक्चर को देखिए, ये जो मैंने रेड से सर्कल की हुई है, इसमें ये एक कार्टून आता था एक्चुअली. मैंने तो बहुत देखा है ये कार्टून. आपका मुझे नहीं पता आपने देखा है या नहीं, पर अगर नहीं देखा होगा तो देखिएगा, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा. तो काफ़ी अच्छा था ये. द फ्लिंटस्टोन्स नाम था इस कार्टून का, और इसमें आज से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले का समय दिखाया गया था कि उस समय लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे. तो देखिए ज़रा ध्यान से इन्होंने क्या पहना हुआ है. इन्होंने एनिमल की स्किन लपेटी हुई है अपनी बॉडी पर. People at that time wore the skin of a dead animal with or without the fur, the bark or leaves of trees. Later on, as they began to settle down at a place and learnt agriculture, they learned how to weave cloth by twisting things like grass and animal fleece into long strands. जैसे जैसे उन्होंने खेती करना शुरू किया, उन्होंने जो ग्रास थी उसको ट्विस्ट करके पहनना शुरू किया. ऐसे मोड़ मोड़ कर वो अपने लिए चीज़ें बनाते थे जिन्हें वो अच्छे से पहन पाएँ. The sewing needle was invented about 40,000 years ago. After its invention, people learned how to stitch clothes. तो 40,000 years पहले जैसे ही निडल का इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने सीखा कपड़ों को सिलना. In most places such as India and Africa, till the stitching needles were discovered, people used to wrap a large piece of cloth around themselves in various ways, like a sari in India or kanga in Africa. तो जैसे हमारे यहाँ साड़ी लपेटते थे पूरी पूरी, वैसे ही अफ्रीका में कांगा लपेटते थे. तो पहले हम बात करेंगे फैब्रिक की. फैब्रिक इज़ द क्लोथ दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और निटल टेक्सटाइल फाइबर्स. फाइबर्स को वीव करके, निट करके, बुन कर, सिल कर जो हम तैयार करते हैं वो होता है आपका फैब्रिक. क्लोथिंग और हाउस होल्ड आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक. You would find a variety of fabric in any shop you visit. Any fabric for your to buy fabric for your dress. The shopkeeper will show you. पहले आप जाओगे तो शॉपकीपर आपसे पूछेगा, अच्छा आपको कॉटन का कपड़ा चाहिए, पॉलिस्टर का चाहिए, रेयॉन का चाहिए, कॉटन मिक्स चाहिए, वुलन चाहिए, सिल्क चाहिए. तो आप देख रहे हैं कितने सारे फैब्रिक्स अवेलेबल है हमारे पास. Now we'll talk about the variety of fabrics. There are many variety of fabrics. People choose fabrics depending on the climate of the place they live in. लोग फैब्रिक चुनते हैं जिस एरिया में वो जैसे माहौल में रहते हैं. गर्मी है तो कॉटन फैब्रिक चुनेंगे, सर्दी है तो वुलन चुनेंगे. Fiber. Fiber is a single hair-like strand. All fabrics are made of fibers. तो फाइबर क्या होता है? एक वुलन कपड़ा लेना, उसके अंदर से छोटे छोटे रेशे निकलते हैं, बिल्कुल पतले पतले रेशे निकलते हैं, हेयर लाइक, बिल्कुल बाल जितने पतले होते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइबर. बेस्ड ऑन देयर लेंथ, फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. तो लेंथ के बेसिस पे ये 2 टाइप से डिवाइड करते हैं हम, फिलामेंट एंड स्टेपल. द फाइबर्स विच आर शॉर्ट इन लेंथ आर कॉल्ड स्टेपल फाइबर्स. तो ऐसे फाइबर्स जो छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेपल फाइबर्स. Cotton fiber is one such example. The fiber which are long in length are called filament fibers. जैसे कि नायलॉन. तो नायलॉन का जो फाइबर होता है वो बहुत लंबा होता है, यानी देखो इस तरीके से लंबा, तो हम इसको बोलेंगे फिलामेंट फाइबर. और छोटा पतला इसको हम बोलेंगे स्टेपल फाइबर. नाउ सोर्सेज ऑफ फाइबर. आपको फाइबर्स मिलते कहाँ कहाँ से हैं? Fibers differ in their origin. The fibers obtained from plants and animals are called natural fibers. तो ऐसे फाइबर्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं, मतलब प्लांट से मिले या एनिमल से मिले, उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स. कॉटन, जूट, कॉयल, सिल्क एंड वूल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स. The seed pods of cotton plants are the source of cotton. The stem of jute plants is the source of jute. And the outer covering of the coconut fruit is the source of coir. तो अगर हम बात करें
कॉटन की, तो कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें से कॉटन मिलता है हमें। जूट के प्लांट से हमें जूट मिलता है, इसकी स्टेम होती है। ओके, जो जूट प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है उसी से हमें जूट मिलता है। इसके अलावा जो आउटर कवरिंग होती है कोकोनट की, उससे हमें कॉयल मिलता है। Silk is obtained from the cocoon of the silkworm and the fleece of goats, sheep और lambs is the source of wool. wool कहाँ से मिलेगा? wool मिलेगा आपको goat से, sheep से, जबकि silkworm से मिलेगा आपको silk यानी कि रेशम। wool is also obtained from the hair of rabbits, camels, llamas and yaks. With the passage of time, human beings learn to make fibers from sources other than plants and animals. अगर पूरा इतनी बड़ी दुनिया अगर सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स पर ही डिपेंड हो अपने फाइबर के लिए, फैब्रिक के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसीलिए लोगों ने ह्यूमन मेड फाइबर्स को यूज़ करना, फैब्रिक को यूज़ करना शुरू किया। तो ऐसे जो फाइबर हैं जिन्हें केमिकल की हेल्प से ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल फाइबर, ह्यूमन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, acrylic are examples of synthetic fibers. Now, advantages of synthetic fibers. कॉटन शर्ट्स tear faster than nylon shirts. देखो, आप कॉटन की शर्ट लाओ, कॉटन के कपड़े लाओ, वो बहुत आसानी से फट जाते हैं, पर नायलॉन के कपड़े बहुत लंबे चलते हैं। दिस इज़ बिकॉज नायलॉन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन कॉटन फाइबर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉटन फाइबर होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, आसानी से डैमेज हो जाता है, जबकि नायलॉन इतनी आसानी से डैमेज नहीं होता। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर ड्राई फास्टर एंड डू नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली। उसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो जल्दी सूखते हैं और उन पर बार बार आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती, उन पर सरवट नहीं पड़ती। One disadvantage of using these fabrics is that they contain less airspace between their fibers and therefore do not absorb sweat. हालांकि किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। जैसे सिंथेटिक फाइबर अगर आप गर्मियों में पहनोगे तो आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो आपका पसीना नहीं सोखते हैं और आप अंदर ही अंदर गर्मी महसूस करेंगे। So we cannot wear clothes made of synthetic fabric in hot and humid weather. At times, synthetic fibers are mixed with natural fibers with cotton and wool to weave a fabric. तो ऐसे समय के लिए जब हम प्योर सिंथेटिक नहीं यूज़ कर सकते या सिर्फ नेचुरल यूज़ नहीं कर सकते, तो हम करते हैं दोनों को मिक्स करके। Fabric is a cloth that is produced by weaving or knitting textile fibers. One such fabric is called polycotton. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के जो फैब्रिक तैयार किया जाता है उसको हम बोलते हैं पॉलीकॉटन। द पॉलीकॉटन फैब्रिक हैज़ मोर स्ट्रेंथ दैन द इंडिविजुअल फाइबर्स। एक तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, टिकाऊ होता है ये फैब्रिक। क्यों? क्योंकि कॉटन का अगर आप सिर्फ फैब्रिक तैयार करेंगे तो वो टिकाऊ नहीं होगा, और अगर सिर्फ नायलॉन का करेंगे तो वो पसीना नहीं सोखेगा। पर दोनों चीज़ें होंगी तो वो मजबूत भी होगा, टिकाऊ भी होगा और आपके बॉडी में से स्वेट को भी एब्जॉर्ब करेगा एंड डज नॉट गेट रिंकल्ड फास्ट। इसके अलावा उसमें इतनी आसानी से सरवटें भी नहीं पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं जूट की। सो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फाइबर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे जूट की। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट विच ग्रोज बेस्ट इन बोथ सैंडी एंड क्लेई सॉइल्स। तो जो जूट प्लांट है वो आपका क्लेई और सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है और इसकी जो स्टेम है उससे हमें जूट मिलता है। The major jute producing states in India are West Bengal, Bihar and Assam. Jute is sown in the rainy season. तो जूट लगाया जाता है रेनी सीजन में और उसकी जो कटाई होती है वो 6 महीने बाद होती है when the plant starts to flower. After harvesting, the stems are tied in bundles and soaked in water for 2 to 3 weeks. तो हार्वेस्टिंग के बाद उनकी स्टेम्स को काटा जाता है, बांधा जाता है और उनको पानी में गला के रख दिया जाता है, पानी में डुबो के रख दिया जाता है 2 से 3 हफ्ते तक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। वंस द रेटिंग इज कंप्लीट, द softened fibers are removed from the stem by hand. The fibers are then washed under clean running water and hung up or spread out for drying.
जब ये सॉफ्ट हो जाता है, इसका जो आउटर कवरिंग होती है, तो उसमें से फाइबर निकाला जाता है और उसको सुखाया जाता है। जूट फाइबर इज यूज्ड टू मेक अ नंबर ऑफ थिंग्स सच एज रोप्स, बैग्स, कारपेट्स, डोरमैट्स, ऑर्नामेंटल टॉयज, वॉल हैंगिंग्स एंड फुटवियर। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जूट किस किस में काम में आता है। टॉयज़ के लिए काम में आता है, मैट्स के काम में आता है ना, जो डोर मैट्स पड़ी रहती है ना आपके दरवाजे पे जो पड़े रहते हैं, उसके काम में आता है। रस्सियाँ बनाने के काम में आता है, इवन बैग बनाने के भी काम में आता है। नाउ कॉयर। Coir fiber is obtained from the outer covering of the coconut fruit that grows on the coconut palm. तो जो कॉयर है, तो आपने नारियल देखा है, नारियल की जो आउटर कवरिंग होती है, बाहर की जो कवरिंग होती है, उससे मिलता है कॉयर। द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट इज कॉल्ड हस्क। उसको क्या बोलते हैं? हस्क बोलते हैं। टू obtain coir fibers, the husk is removed from the coconut and soaked in water for up to 10 months. तो हस्क को हटाकर उसकी जो कॉयर फाइबर होता है उसको 8 से 10 महीने के लिए पानी में डुबो के रखा जाता है। द softened husk is then beaten to get the coir fiber. उसके बाद उसको बीट करा जाता है, उसको काफ़ी मारा जाता है, ऐसे मारते हैं, बीट करते हैं और आपको कॉयर फाइबर तब मिलता है। The golden coir fiber are then spun into yarns. These yarns are used to make mats, floor coverings, garden articles, aquarium filters and ropes. तो ये भी ropes बनाने के काम में आता है, फ्लोर कवरिंग्स में काम में आता है, मैट्स बनाने के काम में आता है। India and Sri Lanka are the world's major producers of coir fiber. Now, cotton clothes जो हम सब गर्मी में पहनते हैं। Cotton is a soft fiber obtained from the seed pods of the cotton plant. Cotton plants grow best in black soil and warm climate. तो जो cotton plant है वो black soil में है और थोड़ा सा जो जहाँ गर्म इलाका होता है, जब गर्मी का टाइम होता है तब ये अच्छे से ग्रो करती है। Cotton seeds are planted in the spring season. When the plant matures, it starts flowering. तो जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है इसके अंदर फ्लावर आने शुरू होते हैं। Next, the flowers develop into spherical walnut-sized fruits और seed pods called bolls. इसके बाद ये bolls में convert हो जाता है, ऐसा walnut size का हो जाता है। walnut का मतलब है अखरोट के साइज़ का हो जाता है। Seeds are present inside the cotton bolls. Each boll matures and the cotton fiber on seeds grow to their full length. When the boll ripens, it splits open to reveal the seed with cotton fibers on it. तो जैसे जैसे ये बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद ये फूट जाता है और जब ये फूटता है तो इसके अंदर से कॉटन फाइबर निकलता है। इसमें अगर पिक दी हुई होती तो मैं आपको दिखाती हूँ। Picking of cotton bolls or harvesting occurs only after the fibers inside the bolls have fully dried up by the heat of the sun. पर ऐसा नहीं है वो एक बार फूट गया और आपको कॉटन का फाइबर नज़र आने लग गया और आपने उसको फाइबर को लेना शुरू कर दिया। उसको सुखाया जाता है, वो ऐसे ही लगा सूखता है सूरज की गर्मी से। Ginning is a process to separate the cotton fibers from the seeds. The descended and cleaned cotton is pressed into bales for shipment. उसके बाद जब ये सूख जाता है तो इसको हाथ से निकाला जाता है, हैंड पिकिंग से निकलता है ये, और इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को गिनिंग। Harvesting and ginning is usually done by hand, but nowadays machines are also being used. कुछ एरियाज़ में मशीन्स भी यूज़ होती हैं, वरना पहले और इवन आज भी कई ट्रेडिशनली मेथड्स में हैंड पिकिंग से ही कॉटन को निकाला जाता है। Cotton fibers cannot made into a fabric directly as they are thin. As a first step, they are converted into yarns which are longer, thicker and stronger. The yarn is then woven into a fabric. तो जो कॉटन के रेशे होते हैं ना वो इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने डेलिकेट होते हैं कि डायरेक्टली उनसे फैब्रिक नहीं बना सकते, इसीलिए उनके यार्न बनाए जाते हैं, बड़े बड़े धागे बनाए जाते हैं और धागे बनने के बाद आपका फैब्रिक तैयार होता है। मेकिंग कॉटन यार्न। अब यार्न बनता कैसे है? स्पिनिंग इज द मेथड टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर्स. इट इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग आउट फाइबर्स फ्रॉम द बंडल्स ऑफ कॉटन एंड ट्विस्टिंग दैम टू मेक अ यार्न. जो उसके फाइबर्स होते हैं ना, रेशे होते हैं, उनको ट्विस्ट कर करके यार्न बनाया जाता है और इसको बोलते हैं स्पिनिंग. Spinning is advantageous as the fibers are held together by the spinning process and this makes the yarn strong, smooth and fine. तो जब आप रेशों को ऐसे करते हैं, उसको ऐसे रोल करते जाते हैं
तो ये जो रेशे हैं वो सॉफ्ट होते हैं, पर जब इनको आपस में लपेटा जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आ टकली और चरखा और a spinning machine are used to do spinning. Which great leader of India used to spin cloth using a चरखा? Why did he do so? तो ध्यान करिएगा, चरखा हमारे कौन से लीडर से रिलेट करता है। After spinning, the cotton yarn is used to make fabric. जब आपका ये यार्न तैयार हो जाता है, बड़े बड़े धागे तैयार हो जाते हैं, तो उनसे बनता है फिर आपका फैब्रिक यानी कि कपड़ा। Making cotton fabric. Yarns can be made into fabrics in a number of ways. Weaving and knitting are the two most popular processes. तो सबसे पहले weaving. Nylon and cotton are the fibers with which the seats of a chair or a चारपाई are usually made of. तो जो चारपाई बनती हैं, चारपाई मतलब चारपाई के जो बीच में जो लगाते हैं वो जो बनता है वो कॉटन और आपका नायलॉन मिक्स करके बनता है। The process involves interlacing two sets of tapes that are at right angles with each other. A fabric can also be made in the same way, that is, by interlacing two sets of yarns at right angles. Weaving is the name of the whole process of interlacing two sets of yarns at right angles to make a fabric. तो वीविंग होती है, वीविंग में कॉटन और नायलॉन को एक साथ जोड़ा जाता है और एक दूसरे को राइट एंगल पर इनके यार्न्स को जोड़ा जाता है, जिससे हमें फैब्रिक मिलता है और प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। वीविंग इज़ डन ऑन लूम्स विच कैन बी हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो वीविंग होती है ये लूम्स की मदद से होती है, और लूम्स जो मशीन है वो हाथ से भी चल सकती है और मशीन से भी चल सकती है। एक्टिविटी ऑन द नेक्स्ट पेज शोज़ हाउ वीविंग इज़ डन। तो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को अच्छे से आप करिएगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से है कि आपने इसको कट कर लिया, इस तरीके से आपने इसमें कट दे लिया, और देखो ये एक दूसरे के अंदर किस तरीके से फंसाया जा रहा है। ये येलो कलर का एक फाइबर हो गया, रेड कलर का दूसरा आपका फाइबर हो गया। इसको अच्छे से रीड करिएगा, ये सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, ठीक है। ये दो फाइबर्स आपने ले लिए, एक येलो और एक रेड, और उसके बाद देखो आपने किस तरीके से एक दूसरे में उसको फंसाना शुरू किया एट द एंगल ऑफ राइट एंगल पे फंसा के देखो ये बन गया हमारा, यानी कि दोनों फाइबर्स को हमने आपस में मिला दिया। Now knitting. Compare a sweater and any other woven fabric. There is interlocking of loops in case of a sweater. Knitting. मम्मी स्वेटर बुनती हैं, देखिएगा, that is knitting. It is the name given to the interlooping of one or more set of yarn. तो आपने देखा होगा कि मम्मी कलरफुल स्वेटर भी बुनती हैं। कैसे बुनती हैं कि अलग अलग कलर की ऊन ले ली और आपस में इंटरलॉक करती हैं। देखिएगा वो लॉकिंग सिस्टम होता है, ऐसे फंसाती हैं एक दूसरे में धागे को। Knitted fabrics are more stretchable than woven fabrics. तो आप देखिएगा ये कितना स्ट्रेचेबल होता है। जो मम्मा स्वेटर बुनती हैं वो बहुत स्ट्रेचेबल होता है। आप कितने भी अच्छे खासे हेल्दी हो जाओ तो भी आपको वो स्वेटर अच्छे से आएगा। They are used to make t-shirts, sport pants and socks. Knitting can be done by hand as well as by machines. तो आजकल ये मशीनों से भी हो सकता है। Now we have completed with this chapter. Soon you will be provided with the question answers of this chapter. Till then,